हेलो दोस्तों, आपको लगता है कि जीएसटी 9 बस एक समरी रिटर्न है? तो ये वीडियो आपके लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर नोटिस जीएसटी 9 की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही आते हैं। आज मैं आपको पीडीएफ नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं आपको जीएसटी 9 का लॉजिक समझाऊंगा। यह बात 90% अकाउंटेंट्स को नहीं पता। जीएसटी 9 ऑटो पॉपुलेटेड होता है, लेकिन ऑटो करेक्ट नहीं होता, और यही वजह है आईटीसी मिसमैच और नोटिस की। इस पीडीएफ में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कहां सॉफ्टवेयर पर भरोसा करना है और कहां दिमाग लगाना है। पिछले कई सालों में मैंने एक चीज नोटिस की है, जीएसटी 9 की गलती सॉफ्टवेयर से नहीं, समझ की कमी से होती है। आज इस कंसोलिडेटेड गाइड के जरिए मैं आपको वो पॉइंट्स दिखाऊंगा जो एग्जाम, जॉब और प्रैक्टिस तीनों में काम आते हैं। दोस्तों, अब हम जीएसटी 9 और जीएसटी 9C को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये है जीएसटी 9C की कंसोलिडेटेड गाइड वित्त वर्ष 2024-25। इस गाइड का उद्देश्य है आपको एनुअल रिटर्न फाइलिंग की पूरी समझ देना, ताकि कोई भी कंफ्यूजन या मिस्टेक ना हो। इस ऐप में हम समझेंगे जीएसटी 9 क्या है और किसके लिए है, जीएसटी 9C कब और क्यों लगता है, ऑटो पॉपुलेटेड डेटा कैसा आता है, आईटीसी रिकॉन्सिलिएशन कैसे किया जाता है, और एनुअल रिटर्न भरते समय होने वाले कॉमन गलतियां। यह कंटेंट सिर्फ थ्योरी नहीं है, यहाँ आपको प्रैक्टिकल कंप्लायंस सिखाया जाएगा, जो अकाउंटेंट, टैक्स प्रोफेशनल और सीरियस स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि एनुअल रिटर्न भरते समय कोई नोटिस, मिसमैच या पेनल्टी ना आए, तो यह गाइड आपके लिए बहुत उपयोगी है। हम हर टॉपिक को सरल भाषा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और जीएसटी पोर्टल की वर्किंग के साथ समझेंगे, ताकि आपको रटना नहीं पड़े और कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो। दोस्तों, अब सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है, जीएसटी 9 और जीएसटी 9C कब इनेबल होता है? इसका आंसर बहुत सिंपल है। जीएसटी 9 और जीएसटी 9C तभी इनेबल होता है जब उसे पूरे फाइनेंशियल ईयर की सारी जीएसटी 1 और जीएसटी 3 भी रिटर्न फाइल हो चुकी हो। अगर साल की एक भी रिटर्न पेंडिंग है, चाहे वो मंथली हो या क्वार्टरली, तो सिस्टम जीएसटी 9 को इनेबल ही नहीं करेगा। यानी साफ शब्दों में समझिए, पहले आपको उस साल की सारी रेगुलर रिटर्न्स कंप्लीट करनी होंगी, उसके बाद ही एनुअल रिटर्न यानी जीएसटी 9 या जीएसटी 9C खुलता है। इसलिए एनुअल रिटर्न से पहले हमेशा यह चेक करना जरूरी है कि कोई भी जीएसटी 1 या जीएसटी 3 भी पेंडिंग तो नहीं है। अगर एक भी रिटर्न पेंडिंग रह गई तो आप चाहकर भी जीएसटी 9 फाइल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अब हम समझते हैं जीएसटी में ऑटो पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। ऑटो पॉपुलेशन का मतलब है कुछ टेबल में डाटा आपको मैन्युअली भरना नहीं पड़ता, वो सिस्टम अपने आप भर देता है। जीएसटी 9 की टेबल 4, 5, 6, 8 और 9 सिस्टम द्वारा ऑटो पॉपुलेट होती है। अब ये डाटा आता कहां से है? ये डाटा आता है जीएसटी 1, जीएसटी 1A IFF से, जीएसटी 2B से और जीएसटीआर 3B से। यानी आपने साल भर जो रिटर्न फाइल की, उसी के आधार पर एनुअल रिटर्न का डाटा अपने आप भरा जाता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात समझिए, ऑटो पॉपुलेट होने का मतलब यह नहीं है कि डाटा हमेशा सही होगा। इसलिए जीएसटी 9 फाइल करने से पहले हमें इस ऑटो पॉपुलेट डाटा को रिटर्न और बुक से रिकॉन्साइल जरूर करना होता है। अगर बिना चेक किए फाइल कर दिया तो आगे चलकर मिसमैच, नोटिस या प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों, अब हम जीएसटी 9 की सबसे क्रिटिकल टेबल 8A को समझते हैं। मैं पहले साफ साफ बता दूं, जीएसटी 9 में आईटीसी मिसमैच होने का सबसे बड़ा रीजन यही टेबल 8A है। अब ध्यान से समझिए, टेबल 8A में क्या आता है। टेबल 8A में पूरा आईटीसी वही दिखाता है जो फाइनेंशियल ईयर 2024 की जीएसटी 2B में दिख रहा है। इसमें दो तरह के इनवॉइस शामिल होते हैं। पहला करंट ईयर इनवॉइस, यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की इनवॉइसेस जो उसी साल की जीएसटीआर 2B में दिखाई दे रही हैं। दूसरा नेक्स्ट ईयर इनवॉइसेस, सबसे क्रिटिकल पॉइंट, फाइनेंशियल 2024-25 की कुछ परचेज इनवॉइसेस जो वेंडर ने लेट फाइल की और वो अगले फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल से अक्टूबर 2025 की जीएसटी 2B में आई, वो भी टेबल 8A में ऐड हो जाती हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट रूल समझिए, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की इनवॉइसेस जो अप्रैल से अक्टूबर 2024 की जीएसटी 2B में आई थी, टेबल 8A में इंक्लूड नहीं होती। यही जगह है जहां मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं और जीएसटी 9 में आईटीसी मिसमैच आ जाता है। इसलिए टेबल 8A को समझे बिना जीएसटी 9 फाइल करना फ्यूचर प्रॉब्लम को
इनवाइट करना है। दोस्तों अब हम समझते हैं आईएमएस डैशबोर्ड और जीएसटीआर 1A का इम्पैक्ट जीएसटीआर 9 पर कैसे पड़ता है। सबसे पहले आईएमएस डैशबोर्ड समझते हैं। आईएमएस डैशबोर्ड पर की गई एक्शन का जीएसटीआर पर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब अगर आपने आईएमएस में से किसी डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट या डीम्ड एक्सेप्ट किया है तो वो डाटा सीधे जीएसटीआर 9 में नहीं जाता। वो डॉक्यूमेंट पहले जीएसटीआर 2B में दिखाई देता है और वहीं से जीएसटीआर 9 की टेबल 8A में फ्लो करता है। अब आते हैं जीएसटीआर 1A पर। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से एक इम्पोर्टेंट चेंज आया है। अब जीएसटीआर 1A के थ्रू किए गए अमेंडमेंट्स भी ऑटो पॉपुलेशन में कंसीडर किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जीएसटीआर 1A से जो करेक्शन की जाती है वो जीएसटीआर 9 की टेबल 4 और टेबल 5 में अपने आप रिफ्लेक्ट होगी। इसलिए एनुअल रिटर्न फाइल करते समय हमें ये समझना जरूरी है कि डाटा सीधे कहां से आ रहा है और किस रूट से जीएसटीआर 9 तक पहुंच रहा है। दोस्तों अब हम समझते हैं जीएसटीआर 9 की टेबल 6A1। सबसे पहले सवाल, टेबल 6A1 क्या दिखाती है? टेबल 6A1 में वो आईटीसी दिखाई जाती है जो फाइनेंशियल 2023-24 की हैं, लेकिन क्लेम की गई हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। यही इनवाइस पुराने साल की हैं, लेकिन आईटीसी अपने अगले साल ली हैं, तो वे आईटीसी टेबल 6A1 में जाएंगी। ध्यान रखने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, रूल 37 और रूल 37A के तहत रिक्लेम्ड आईटीसी टेबल 6(1)A में इंक्लूड नहीं होती। अब समझते हैं ये टेबल इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। पहले क्या होता था, इस टाइप की आईटीसी की वजह से टेबल 6J में मिसमैच आ जाता था, लेकिन टेबल 6A1 आने के बाद ये आईटीसी अलग से शो होती है, जिससे मिसमैच की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इसलिए जीएसटीआर 9 फाइल करते समय टेबल 6A1 को केयरफुली चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह एक क्रिटिकल रिकॉन्सिलेशन पॉइंट है। दोस्तों अब हम समझते हैं आईटीसी का फ्लो जब सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्लेम, रिवर्सल और रिक्लेम तीनों होते हैं। सबसे पहला क्लेम समझिए, जब आप किसी परचेज इनवाइस पर आईटीसी क्लेम करते हैं तो वो जीएसटीआर 9 की टेबल 6B में रिपोर्ट होती है। अब दूसरा स्टेप है रिवर्सल। अगर किसी कारण से आपको आईटीसी रिवर्स करनी पड़ती है तो उसकी एंट्री टेबल 7 में दिखाई जाती है, खासकर टेबल 7A से 7H के बीच। अब तीसरा स्टेप आता है रिक्लेम। जब वही आईटीसी उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर दोबारा रिक्लेम की जाती है तो उसे जीएसटीआर 9 की टेबल 6H में रिपोर्ट किया जाता है। तो पूरा फ्लो सिंपल है, क्लेम टेबल 6B, रिवर्सल टेबल 7A और 7H के बीच में, रिक्लेम टेबल 6H। अब ये तीनों स्टेप सेम फाइनेंशियल ईयर में हुई हैं, तो यही रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर फ्लो करना होता है। इसी फ्लो को क्लियर रखेंगे तो आईटीसी रिकंसिलिएशन आसान हो जाएगी और मिसमैच की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों अब हम एक बहुत कंफ्यूजिंग लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आईटीसी रिक्लेम। सबसे पहले रूल 37 और रूल 37A की बात करते हैं। अगर आईटीसी का रिक्लेम रूल 37 या 37A के कारण हुआ है तो उसे जीएसटीआर 9 की टेबल 6H में रिपोर्ट किया जाता है, और वो भी उसी साल में जिसमें रिक्लेम हुआ है। अब दूसरे केसेस समझिए, यानी रूल 37, 37A के अलावा किसी और रीजन से रिक्लेम। इस केसेस में आईटीसी को करंट ईयर की जीएसटीआर 9 की टेबल 13 में दिखाया जाता है और नेक्स्ट ईयर की जीएसटीआर 9 की टेबल 6A1 में रिफ्लेक्ट किया जाता है। अब एक बहुत क्रिटिकल वार्निंग समझ लीजिए, ऐसी आईटीसी को कभी भी टेबल 8C में रिपोर्ट नहीं करना है। अगर टेबल 8C में रिपोर्ट कर दिया तो टेबल 8D में मिसमैच जरूरी जाएगा। इसलिए रिक्लेम करते समय ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि रिक्लेम रूल 37, 37A के कारण है या किसी और रीजन से। गलत टेबल में रिपोर्टिंग फ्यूचर नोटिस और रिकंसिलिएशन प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। दोस्तों अब हम समझते हैं टेबल 8C और लेट फी का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले टेबल 8C कब यूज होती है? टेबल 8C का यूज सिर्फ एक सिचुएशन में किया जाता है, जब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की आईटीसी पहली बार नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में क्लेम की जाती है। या तो आईटीसी पहले मिस हो गई थी या सप्लायर ने इनवॉइस लेट अपलोड किया, अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक। ऐसी आईटीसी को ही टेबल 8C में रिपोर्ट किया जाता है।
ध्यान रखिए, टेबल 8C का यूज हर रिक्लेम के लिए नहीं होता, सिर्फ फर्स्ट टाइम क्लेम इन नेक्स्ट ईयर के लिए होता है। अब आते हैं लेट फीस पर। सेक्शन 47/2 के तहत लेट फीस अब GST 9 और GST 9 दोनों पर लागू होती है। और एक लेटेस्ट अपडेट यह है कि GST 9C में नया टेबल 17 इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें लेट फीस का डिटेल दिखाया जाएगा। इसलिए एनुअल रिटर्न फाइल करते समय टेबल 8C का सही यूज और लेट फीस की रिपोर्टिंग दोनों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, ताकि आगे कोई मिसमैच या नोटिस ना आए। दोस्तों, अब हम GST 9 का फाइनल प्रोफेशनल समरी समझते हैं, जो आपको ऑफिस रेडी और कंपनी रेडी बनाता है। सबसे पहली बात याद रखिए, GST 9 कोई सिंपल रिटर्न नहीं है, यह एक रिकॉन्सिलेशन रिटर्न है जिसमें डाटा या एनालाइज और अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेबल 8A GSTR 2B पर बेस्ड होती है और इसमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की इनवॉइसेस भी शामिल होती हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है ITC मिसमैच का। तीसरा, क्रिटिकल वार्निंग, रिक्लेम ITC को कभी भी ब्लाइंडली टेबल 8C में रिपीट नहीं करना चाहिए। पहले ये समझना जरूरी है कि रिक्लेम किस रीजन से हुआ है और किस ईयर में हुआ है। चौथा पॉइंट, करेक्ट टेबल सिलेक्शन GST नोटिस और मिसमैच से बचने की सबसे बड़ी की है। हर टेबल का पर्पस समझना जरूरी है, ना कि जल्दी रिटर्न फाइल करना। अब सबसे आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, GST कंप्लायंस सॉफ्टवेयर से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से होती है। सॉफ्टवेयर सिर्फ हेल्प करता है, लेकिन सही डिसीजन आपकी नॉलेज से ही आता है। इसलिए याद रखिए, सही रिपोर्टिंग इक्वल टू नो मिसमैच, नो टेंशन और GST काम दिमाग से होता है, सिर्फ सॉफ्टवेयर से नहीं।